हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। अपने जो रिमेनिंग मेथड्स बच गए थे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन के, अब हम वो करते हैं। हमने 3 मेथड्स पहले कर चुके हैं। कौन कौन सा? स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन ग्राफ, और उसके बाद हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन। अब अपना नेक्स्ट आता है स्पीयरमैन रैंक मेथड, फिर आता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, और लास्ट वन आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो पढ़ते हैं, देखिए। स्पीयरमैन रैंक मेथड, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 सीरीज ऑफ रैंक इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी कि जब 2 सीरीज के रैंक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? रैंक। जब एब्सोल्यूट डेटा नहीं, यानी आप बोल सकते हो कि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ना देकर उनके रैंक दे दिए जाए, तब हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड दिया किसने था? चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने। कब दिया था? 1904 में। ये क्वालिटेटिव फिनोमिना है। देखिए, स्कैटर डायग्राम की लिमिटेशन थी कि सर वो पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन के लिए ग्राफ नहीं बनाता या कोरिलेशन नहीं शो करता। इसके बाद आया था, हमने पढ़ा था कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ की क्या लिमिट थी? उसने कोरिलेशन ग्राफ की मेरिट तो ये थी कि जो आपका स्कैटर डायग्राम है उसकी जो लिमिटेशन थी, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन शो नहीं करता, वो हमने किसके थ्रू शो कर दी थी? वो हमने कर दी थी कोरिलेशन ग्राफ के थ्रू। लेकिन वो ग्राफिकल मेथड था। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में हमने फिर पढ़ा, यानी कि क्वांटिटेटिव में, उसमें हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन मेथड। अगर बात है कि डेटा जो है वो क्वालिटेटिव हो, जैसे कि होनेस्टी पे बेस हो, ब्यूटी पे बेस हो, तो उस कंडीशन में फिर आपका कार्ल पियर्सन मेथड भी यूज नहीं होता। वहाँ पर हम यूज करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड में हम क्वांटिटेटिव की बजाय क्वालिटेटिव डेटा को लेकर चलते हैं। तो क्वालिटेटिव फिनोमिना होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर द एंड ब्रैकेट n2 n स्क्वायर -1, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, n3 - n भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो यहां पर जो d है वो है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। रैंक 1, जैसे सीरीज x का रैंक निकालो, सीरीज y का रैंक निकालो, उन दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं तो d से आता है। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। या हम बोल सकते हैं कि जब एक्चुअल वैल्यू गिवन हो या डिस्टिंक्ट रैंक गिवन हो, क्या क्या हो? एक्चुअल वैल्यू या डिस्टिंक्ट रैंक गिवन हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो कार्ल पियर्सन, तो इसमें कार्ल पियर्सन व स्पीयरमैन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल ही आएगा। जब हम एक्चुअल डेटा की बात करते हैं, जब हम एक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं, चाहे फिर आप कार्ल पियर्सन मेथड यूज कीजिए, चाहे आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज कीजिए, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम। कब? जब हम एक्चुअल डेटा की बात करते हैं। तो एक्चुअल डेटा को डिस्टिंक्ट रैंक भी बोला जा सकता है इस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? तो इसमें क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एक्चुअल वैल्यू में, कि जी इसके थ्रू चाहे आप कार्ल पियर्सन मेथड लगाओ, चाहे रैंक कोरिलेशन मेथड लगाओ, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा कोरिलेशन का। जब हम बात करते हैं रिपीटेड रैंक या व्हेन इक्वल या टाइड रैंक, तो इस कंडीशन में कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन का जो रिजल्ट है वो क्या आता है? अलग अलग आता है। याद रखना है, एक्चुअल वैल्यू में क्या आएगा? इक्वल आएगा। कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन कोई भी मेथड यूज कीजिए। और जब रिपीटेड में है तो दोनों का आंसर अलग अलग आता है। तो इसका फॉर्मूला भी, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले भी पीछे पूछे गए यहां से। हाँ जी, कोरिलेशन ऑफ स्पीयरमैन कैसे निकालेंगे? 1, या आप इसको आप RS से भी डिनोट करते हो, स्मॉल s लगा सकते हो ऐसे। तो अगर इसको आप RS बोलोगे तो स्पीयरमैन का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? 1 - 6, फिर आपकी बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि इतना तो पहले वाला ही है। इसके अंदर ऐड जो करना है ना, वो सिर्फ ये करना है। कब? जब रिपीटेड हो। m³ - m डिवाइड बाई 12, या इसको 1/12 मल्टीप्लाई बाई m³ - m बोल सकते हैं, यानी कि ये सही है। कब? जब रिपीटेड रैंक हो। तो m का मतलब क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ टाइम्स ए रैंक रिपीटेड इटसेल्फ। जैसे मान ले कोई सीरीज है x, उसमें x 10 टाइम आ गया, सॉरी x 10
3 टाइम आ गया, 12 4 टाइम आ गया। तो अगर उसका रिपीट हो रहा है और मान ले 5 2 टाइम आ गया तो उसके लिए यहाँ पर ये यूज करते हैं। हो जाएगा ना याद। तो ये सिंपल क्या होता है स्पीयरमैन कि जब अगर सीरीज की ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को ना लेकर हम क्या करते हैं, उनका रैंक निकालते हैं, उसके बाद उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नहीं है। इसने बोला अभी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन तब यूज करना चाहिए जब सैंपल का साइज स्मॉल हो। क्या हो, सैंपल का साइज स्मॉल हो, यानी कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है या बराबर है किसके, 30 के। फिर आता है व्हेन रैंक आर गिवन इंस्टेड नोट एक्चुअल डेटा, यानी कि जब क्वेश्चन में रैंक ही दे रखी हो, डेटा दे ही ना रखा हो, तब भी आप क्या करोगे, स्पीयरमैन रैंक मेथड यूज करोगे। फिर आता है क्वालिटेटिव फिनोमिना या अबनॉर्मल डेटा दे रखा हो, तब भी आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज करेंगे। और जब एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड ना होता हो। देखिए कार्ल पियर्सन मेथड में हमने पढ़ा था कि एक इसकी डीमेरिट, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था उसकी कि इसकी डीमेरिट ये है कार्ल पियर्सन मेथड की कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है। तो इस डीमेरिट को ठीक करने के लिए हमने रैंक कोरिलेशन मेथड यूज करते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स अपर और लोअर वैल्यू। मेक नो अजम्पशन, नो अजम्पशन मीन्स नॉन पैरामेट्रिक बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, या फिर आप बोल सकते हो नो अजम्पशंस। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर अजम्पशन नहीं लेनी होती, जैसे हमने कार्ल पियर्सन में अजम्पशन ली थी। ठीक है। डीमेरिट क्या है, वही बात कि सिर्फ रैंक पे बेस हो तभी आंसर निकालता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को ये नहीं लेता। दूसरा, इसमें सिर्फ है ना इंक्रीज डिक्रीज के साइन लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, आप बोल सकते हो कि साइन, सॉरी, इसमें क्या किया जाता है, फेल टू अप्लाई टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। पहला तो क्या था, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को नहीं लेता। दूसरा, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होते हैं, जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करते हैं तो हम दोनों साइड से ऐड करते हैं उसको। जैसे ये टेबल है तो इस तरफ से भी जोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी उसको जोड़ते हैं। अगर ऐसी कोई टेबल है तो उससे आप स्पीयरमैन रैंक मेथड नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओनली आप बोल सकते हो कि सिंगल वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूज किया जाता है। तो ये था आपका स्पीयरमैन रैंक मेथड। अब आता है आपका सेकंड लास्ट, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये क्या शो करता है जी, डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज किसके द्वारा फाइंड आउट की जाती है, आप बोलोगे जी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चेंज कैसे, जैसे स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म का फ्लक्चुएशन होता है वो इससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये किस पे बेस है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन दी टू पेयर्ड वेरिएबल, यानी कि जो दो पेयर वेरिएबल है या टू वेरिएबल्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो बताएगा भी कहाँ है, दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी है। तो फॉर्मूला इसका क्या है, इसको आप आर से सी से, मतलब कॉन्करेंट सी के लिए ये दिखा सकते हो। प्लस माइनस बाहर भी लिया गया, प्लस माइनस अंदर भी लिया गया। क्यों लिया गया है जी, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो माइनस हो बाहर तो माइनस में आंसर आएगा, इसलिए प्लस है तो कोई चिंता नहीं है, बाहर प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ अगर माइनस है तो बाहर भी माइनस, यानी कि दोनों इकट्ठे नहीं यूज नहीं करने। अंदर अगर प्लस है तो आप प्लस लिखोगे, बाहर भी अंडर रूट के, अंदर अगर माइनस है तो बाहर भी माइनस ही लिखोगे, क्योंकि आंसर अपने को पॉजिटिव लेके आना है। 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन, यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, c का मतलब होता है समेशन ऑफ पॉजिटिव साइंस, यानी कि आप क्या करोगे, जो रैंक है उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फिर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x सीरीज दे दी, y सीरीज दे दी, उनका पहले तो डेविएशन निकालना। क्या निकालना, जैसे dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है दोनों तो पॉजिटिव, अगर साइन दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, अगर साइन दोनों क्या है आपके, आप बोल सकते हैं अगर दोनों साइन जीरो है तब भी पॉजिटिव। बस ये याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो अगर मान लिया कि x सीरीज की यहाँ पर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव तो आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव का तब भी पॉजिटिव, अगर जीरो और जीरो है तब भी पॉजिटिव। बस ये है, बाकी नॉर्मली है। अगर पॉजिटिव में नेगेटिव लेस करते मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आना है, नेगेटिव में पॉजिटिव करेंगे तब भी नेगेटिव आना है। ये इंपॉर्टेंट है, बस तीन ही याद रखना है ये। ठीक है ना, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है पॉजिटिव साइन, और जीरो जीरो की तो करेंगे तब भी क्या है पॉजिटिव। बस ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जिसकी मेरिट क्या है, वेरी लार्ज आइटम। देखिए स्पीयरमैन की एक लिमिटेशन थी कि ये यूज किया जा सकता है जहां पर सैंपल का साइज 30 से कम हो, यानी कि स्मॉल सैंपल हो।
लेकिन अगर सैंपल लार्ज हो तो आप कॉन्करेंट डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर नो अजम्पशन थी, नो अजम्पशन का मतलब होता है भाई, जैसे कार्ल पियर्सन के अंदर एक अजम्पशन थी कि लीनियर तो रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको डेटा उठाना है, लेकिन इसमें भी ऐसा कोई डेटा नहीं उठाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ना ही इसमें उठाना, तो इसमें भी क्या है, नॉट रिक्वायर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, टू स्टडी द वेरिएशन इन स्टॉक मार्केट और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी स्टडी हम किए जा सकते हैं, उनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है। डीमेरिट क्या होता है, डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड बिग चेंज। हम इसमें लेते हैं सिर्फ सिंबल को, अगर मान लिया कि 10 से 20 हो गया तो पॉजिटिव साइन, 10 से 10,000 हो गया तो भी पॉजिटिव साइन, यानी कि वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होता, और यही इसकी लिमिटेशन है। अब बात आती है कि मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। वैसे तो हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं रिग्रेशन में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा यूज किया गया है कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन obtained by applying least square method which is known as line of best fit। देखिए ये line of best fit को डिनोट कर रहा है। एक होता है y का मतलब होता है एक्चुअल डेटा, एक्चुअल वैल्यू आप बोल सकते हो, ठीक है। और y अगर मैं साथ में ये लिख देता हूं सिंबल yc, तो इसका मतलब होता है कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y। क्या होता है, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y, यानी कि y से जो y की वैल्यू निकाली गई। कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट a प्लस कांस्टेंट b, और यहाँ पर आपका आप बोल सकते हो कि सीरीज x की वैल्यू लिख देंगे सारी। अब जो ये आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाली है, इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर दो। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो a b की वैल्यू निकालो। a b की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, किसकी, कांस्टेंट a और b की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे स्टेप थर्ड में। तो इसमें पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइंड दी वैल्यू, यह आ जाएगा कंप्यूटेड y। अब इसके अंदर से क्या करेंगे, इसका डेविएशन निकालेंगे, किसका, ओरिजिनल y का, और कंप्यूटेड y का हम क्या करेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब जो आपने इसका स्क्वायर किया, अगर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। जो ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है ना, देखो यहां पर भी है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को बोलते हैं हम एस वाई स्क्वायर। क्या बोलते हैं, एस वाई स्क्वायर। हो जाएगा याद, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। और ये है टोटल वेरिएंस। क्या होता है, टोटल वेरिएंस। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डेविएशन ऑफ y माइनस कंप्यूटेड y का, सॉरी एक्चुअल y माइनस एक्चुअल y का डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर टोटल, ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये आपका टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, अगर मैं ये निकालता हूं तो अगर इसके बाद दोनों की वैल्यू निकाल दी, फिर 7 स्टेप में क्या निकालना है, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, या मैं लिख देता हूं, ये लिख रखा है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। अगर एक में से लेस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाती है आर की वैल्यू। तो आप या तो ये फॉर्मूला लगाए या ये फॉर्मूला लगाए। तो हमने क्या किया, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी कि जो हम पढ़ते हैं ये रिग्रेशन में, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, स्टेप 7, यानी कि हमने कोरिलेशन निकाल दिया। तो यहाँ पर सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, जो ये डिटेल में है कि कांस्टेंट ए कांस्टेंट बी कैसे निकालना है, ये हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में भी डिटेल से हम वही करेंगे। फिर आता है ये हमारे पास 6 मेथड हो गए। इसके अलावा कुछ टर्म है जो आपका ये मानो कि कोरिलेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो आता है जी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये कैसे निकालते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर कोरिलेशन यानी कि r की वैल्यू है +0.9, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, r का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, कोरिलेशन का स्क्वायर करेंगे तो 0.81। अब बात आती है कि पेपर में ये नहीं पूछता, पेपर में एक स्टेटमेंट देता है, फिर ये पूछता है बताइए कोरिलेशन से रिलेटेड है या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है या नॉन डिटर्मिनेशन से उससे रिलेटेड। तो पेपर में आएगी स्टेटमेंट कैसे, इट एक्सप्लेन दी परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए चेंज किस में होगा, ऊपर वाला ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये होता है इंडिपेंडेंट, हमेशा नीचे वाला क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो परसेंटेज वेरिएशन
इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऊपर वाले में जो चेंज होगा, इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हुआ है अगर वो इंडिपेंडेंट के थ्रू क्या कर दिया गया हो, अगर वो एक्सप्लेन कर दिया गया हो तो हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर एक्सप्लेन ना किया हो, सेम स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन ना किया हो तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिटर्मिनेशन। देखिए पढ़ते हैं दोबारा से, इट एक्सप्लेन्ड द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएंस विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देते हो तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, आर का क्यूब, आर का स्क्वायर कर दोगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा, और इसमें क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर कर दोगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन आ जाएगा। इसको नॉन डिटर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K2। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एलिएशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है K कैसे निकालेंगे, K2 का आपका स्क्वायर कर दो, सॉरी K2 का रूट कर दो, और या फिर K2 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट से कौन कौन से, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम आर स्क्वायर बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जिसको हम K2 बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन ये इसका हम बोलते हैं K से। अब आता कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। क्या क्या है कि आर स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस चीज़ का स्क्वायर कर देते हैं वो उसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, पॉजिटिव। ये हमने अभी यहाँ लिखा था, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा, अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो आर स्क्वायर उससे ज़्यादा होगा। देखो आर कितना है, मान लें कि 19, और आर स्क्वायर यानी कि बढ़ेगा तब भी ज़्यादा बढ़ेगा, कम होगा तब भी कम होगा। इफ आर डिक्रीज, आर स्क्वायर डिक्रीज मोर रैपिडली। इसके बाद देखिए आर बढ़ेगा या कम होगा तो आर स्क्वायर उसके मल्टीपल में होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर दोनों इक्वल होते हैं, आर और आर स्क्वायर। कैसे, अगर मान ले कि आर की वैल्यू 0 है तो आर स्क्वायर भी 0 आएगा, आर की वैल्यू +1 है तो आर स्क्वायर भी +1 आएगा, आर की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव आएगा आर स्क्वायर तो हमेशा, इनके +-1 है तो ये भी +-1 आ जाएगा। तो ये हमारा एक जो टॉपिक था कोरिलेशन से रिलेटेड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोरिलेशन होता क्या है, उसके बेसिक फीचर्स, टाइप वगैरह हमने पढ़े थे, और इसमें हमने पढ़ा है 3 मेथड्स। पहले टोटल कितने मेथड हैं, 6, और उनके अलावा हमने ये दे रखा है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।